सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और जो इस वक्त जो सूरत हाल है फ़लस्तीन में और इसराइल की जो बर्बरियत वहाँ पर जारी है, उससे मुतालिक आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी, डॉक्टर खालिद अल क़ुदूमी साहब। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर देखिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान में होने वाली सियासत से, और इस वक्त जो सियासी माहौल है वो अब कितना गर्म हो चुका है, चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ कल उड़ान भरने वाले हैं पाकिस्तान वापसी के लिए। पहले वो सऊदी अरब जाएंगे, लेकिन आज एक डेवलपमेंट भी हुई है, और वो ये है कि अब 21 अक्टूबर तक होने वाले तमाम जलसे, तमाम तैयारियां इस वक्त वो फिलहाल रोक दी गई हैं। और वो जलसा हो, वो कोई कॉर्नर मीटिंग हो, वो कन्वेंशंस हो, उन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी तवज्जो आप रखें 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे पर। अब इसी दौरान इसहाक डार साहब ने भी एक टीवी इंटरव्यू दिया गुज़िश्ता रोज़, और उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बयानिए से मुतालिक बात की। और उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। तो वो जो एक एहतसाब वाला बयानिया था, अब वो थोड़ा सा तरक्याती बयानी की तरफ आ रहा है, मुआशी बयानी की तरफ आ रहा है। ये कितना एक्सेप्टेबल होगा? और मुस्लिम लीग नून इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म के तौर पर आने वाले इलेक्शन में देख रही है, लेकिन अभी अदालतों से फैसले आना बाकी हैं। और जब तक वो फैसले नहीं आ जाते, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलती, तो वो कैसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे? चूँकि इस वक्त तो इलेक्शन लड़ने के लिए वो नाअहली को फेस कर रहे हैं। अब उनके पाकिस्तान वापसी के बाद फिर क्या सूरत हाल बनेगी? जो नून लीग को यकीन है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ही वाज़े अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी और मियाँ नवाज़ शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त एक एतराज़ है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है? तो क्या वो शकूक व शुबहात दुरुस्त हैं, और क्या आगे होने जा रहा है, इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। शैला रज़ा साहब पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आमिर ज़िया साहब सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर बलोच साहब, ज़रा पहले आप फरमा दीजिएगा कि ये क्यों पाबंदी लगाई गई है सारे जलसों जुलूसों पर? अभी 2 जलसे आप लोगों ने किए और उससे मुतालिक मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। ज़ाहिर कुछ हल्के कह रहे हैं कि वो नाकाम जलसे थे, आपकी नज़र में यकीनन वो कामयाब जलसे होंगे। तो अगर वो कामयाब जलसे थे, लोग आ भी रहे थे, मोबिलाइज हो रहे थे, तो फिर अभी क्यों आने वाले इवेंट्स आप लोगों ने कैंसिल कर दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है आपके सवाल पर कि जलसे नाकाम थे। वो एक शेर है कि इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। बात ये है कि जो मरियम नवाज साहबा ने आखिरी जलसा किया है वो 20 एकड़ पर जलसा था, और उस जलसे का कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं था जहां पर चार्ज क्राउड मौजूद ना हो, और जलसा गाह से बाहर भी उतना ही लोगों का रश था जितना कि जलसा गाह के अंदर था। तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर वो प्रोपोगंडा करने वालों को चाहिए कि आकर जहां पर उनका जलसा हो उधर आकर खुद देख लिया करें कि क्या हालात होते हैं। बहरहाल असल जलसा 21 तारीख को है, जो कि हम भी इस चीज़ का दावा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनको पता भी चल जाएगा हम तमाम नाकदीन को और हमारे सियासी मुखालफिन को कि पाकिस्तान की तारीख का इंशाल्लाह वो सबसे बड़ा जलसा होगा, और पूरे पाकिस्तान की आंखें और पूरी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसको देखेगा। और आप देखेंगे कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान के अवाम के अंदर किस कदर वलवला है, किस कदर गर्मजोशी है, किस तरह से पुरतबाक तरीके के साथ वो इस्तकबाल करते हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि गुज़श्ता सालों में ज़ाहिर है PDM के जलसे होते रहे, मुत्तहिदा अपोजिशन के, फिर मुत्तहिदा हुकूमत के, लेकिन आपको पता है कि ये इवेंट सिर्फ PMLN का है, और लोग अपने कायद के इस्तकबाल के लिए बिल्कुल बेचैन हैं। और हमारे हलकों में लगातार कॉर्नर मीटिंग्स और इस सिलसिला में जो है वो तैयारियां भरपूर तरीके के साथ हैं। जलसों पर पाबंदी लगाने की वजह ये है कि अब जाहिर है कि जो अवाम जो है वो जो चार्ज हो चुकी है, जो कारकुनान, जो लोग जलसागाह तक पहुंचना चाहते हैं, उनको मुनज़्ज़म तरीके के साथ पहुंचाने, उनके लिए ट्रांसपोर्ट्स के प्रॉपर अरेंजमेंट्स और दीगर जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं, अब बाकी हम जो 10 दिन हैं उस तरफ तवज्जो करना चाहते हैं, और ताकि ये रैलियां जो हैं ये अब हम समझते हैं कि ये मुकम्मल हो चुका है। ये हमारा जो था पैगाम, क्योंकि ये सिर्फ ये तो नहीं कि मरियम नवाज साहबा ने या शहबाज शरीफ साहब ने या हमजा शहबाज साहब ने
कोई सिर्फ लाहौर में जलसे करने, ये तो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। हर MNA, हर टिकट होल्डर। और अली गौहर साहब, कितने लाख लोगों को लाने का आप दावा कर रहे हैं? आपको यकीन है कि कितने लोग आ जाएंगे उस दिन? चूंकि अब तो आप लोगों ने ब्रेक दे दिया लोगों को कि आप 10 दिन आराम करें ज़रा, क्योंकि इतने ज़्यादा आप चार्ज हो चुके हैं, तो अब आप 21 को ही आइएगा, तो कितनी बड़ी तादाद आएगी उस दिन? देखिए, हमारी जो अंदाजा है उसके मुताबिक ये है कि 10 लाख लोग कम से कम उधर पहुंचेंगे, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जाहिर है कि इतने लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, उनका आना, ये सारे काम हैं कि जिसका अब हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। और ग्रास रूट लेवल पर मतलब है ये है कि जितने लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं जाने के लिए, लोग अपनी ट्रांसपोर्ट पर भी आएंगे, कारों पे आएंगे, गाड़ियों पे आएंगे, मोटरसाइकिल पर आएंगे। जाहिर है कि जब बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो बड़ी ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, बसें भी चाहिए, वैगन्स भी चाहिए, दीगर भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। जिस तरह से हम लोगों में जोशो खरोश देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। तो शैला साहबा, ये क्या लग रहा है आपको कि वाकई ये 10 लाख लोग आएंगे इस्तकबाल करने? और अगर 10 लाख लोग आ गए तो फिर तो जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को यकीन है कि मियां नवाज शरीफ चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, फिर उनका ये यकीन बिल्कुल दुरुस्त है या आपकी राय इससे मुख्तलिफ है? गौहर बलोच एक ज़िम्मेदार और संजीदा वर्कर हैं। अगर वो ये कह रहे हैं और पार्टी ये समझती है उनकी कि जो उनके लोग चार्ज हो चुके हैं और अब वो बड़े जलसों के बजाय या मुख्तलिफ़ जलसों के बजाय कॉर्नर मीटिंग्स है, इस पे तवज्जो दें, तो मैं इस पे क्या कह सकती हूँ। वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं अपनी पार्टी को। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब को ये कह रहे हैं कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। अब ये जो यकीन है मुस्लिम लीग नून को, ये इस यकीन की बुनियाद क्या है? अभी तो मियां साहब पर जो केसेस हैं वो भी आगे चलने हैं, अदालत से फैसले भी आने हैं, वो कुछ भी आ सकते हैं। वो तो इनके यकीन की ये बुनियाद आपको क्या लग रही है कि ये क्या अदालती फैसले इनके हक में आ जाएंगे? ये पहले से इन्हें अंदाजा है? देखिए, एक पार्टी जो है वो स्लोगन लेके चलती है। इलेक्शन में आप जितनी भी पार्टीज़ खड़ी करें वो कहेंगे कि हम जीतेंगे, और हम जो है चाहे वो एक इदारे की यूनियन ही क्यों ना हो, जब मुकाबला होता है तो वो कहते हैं वो जीतेंगे। अब अगर ये एक बयानिया बना रहे हैं कि जी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो इनका राइट है कि ये वाली बातें ये करें। अच्छा, तो इनका तो ये राइट है, लेकिन आपकी इस पर राय क्या है कि ये जो अपने राइट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ग्राउंड रियलिटी ये है, या ग्राउंड रियलिटी आप समझती हैं कि इससे थोड़ी मुख्तलिफ है? चूँकि आप लोग बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, आपको वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और आप नून लीग से वो मुतालबा कर रहे हैं। तो अब ये इन सारी बातों के दरमियान में लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला फिर कहाँ पर जाएगा? और अगर वो इलेक्शन तक जाता है तो फिर अगर मियाँ साहब कामयाबी हासिल कर लेते हैं, उनकी जमात कामयाबी हासिल कर लेती है, तो आपको एतराज़ होगा उसमें? अच्छा देखें, ये बल्कि इनकी कैंपेन भी नहीं, पहले मियाँ साहब के आने से पहले ये चार्ज करने के लिए बातें, फिर जब ये कैंपेन में जाएंगे और वहाँ पे होगा और बाकायदा सारी पार्टीज़ कैंपेन कर रही होंगी, तो उस वक्त जवाब दिया जाएगा। इस वक्त तो हम भी चाहते हैं कि मियाँ साहब आएँ, और हमने तो बहुत पहले डिमांड की थी जब हम PDM का हिस्सा थे कि मियाँ साहब को आना चाहिए। तो अच्छी बात है कि वो अपने लोगों को चार्ज कर रहे हैं, उन्हें इत्मीनान है कि मियाँ साहब जो हैं वो आ रहे हैं, और वो मतलब जो भी वो कहना चाह रहे हैं तो उनका राइट है। अब मैं खामखा कहूँ कि जी नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतने लोग नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, जब चांद चढ़ेगा तो सब देख ही लेंगे। सही। तो आमिर ज़ैद साहब, आप इस पर क्या राय है? 16 माह की PDM की हुकूमत, वो ज़ाहिर है उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग नून थी, फिर 4 साल बाद मियाँ साहब आ रहे हैं, 8 हफ्तों का वो कह कर गए थे, तो अब उसके बाद उनका ये इस्तकबाल जो इस वक्त एक्सपेक्टेशन है वो ये इन उम्मीदों के मुताबिक होगा, या कुछ मुख्तलिफ मंजरनामा आपको 21 अक्टूबर को नज़र आ रहा है? जरबाब साहब, 2-3 बातें करनी है। पहली तो ये कि जिस बलोच साहब ने तस्करा किया कि लोगों में जोश व खरोश है, तो मेरे ख्याल में मैं अगर पाकिस्तानी अवाम की बात करूं तो पाकिस्तान की अवाम जो है बड़े दिल बर्दाश्ता हैं, दिल शिकस्ता हैं, जो सब पूरे दुनिया में और पूरे मुल्क में हालात हुए हैं। ज़ाहिर पहला गम तो उनको अपने उसका है कि जो कुछ हुआ मईशत के साथ हुआ है, जो उनको इफरात ज़र का सामना है। फिर ज़ाहिर है कि उनकी परेशानी ये है जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी सियासतदान और उनके जो पीछे चलने वाले हैं वो किसी और दुनिया में रहते हैं, और पाकिस्तान के अवाम किसी और दुनिया में रहते हैं।
तो मुझे जिस जोश व खरोश की बात हमारे सियासतदान करते रहते हैं वो जोश व खरोश नजर नहीं आता, मुझे तो मायूसियाँ गुस्सा ज्यादा नजर आता है एक आम आदमी के अंदर। वो आम आदमी जो है इस मुल्क का वोटर है, वो पाकिस्तानी है और वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, वो नून लीग का नहीं है, वो पीटीआई का नहीं, वो पाकिस्तानी है बेचारा मजलूम, और वो पाकिस्तान का है। और वो पाकिस्तान का जो है उसको कुछ कहते हैं ना कि पूछने वाला, उसका ख्याल रखने वाला, वो आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दावे और वो तो बड़ी बातें होती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आई कि जनाब जलसे मनसूख हुए, तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने पहले 2 कामयाब जलसे किए नून लीग ने, उसके ऊपर इतना ज्यादा फुल्का उड़ा, इतनी ज्यादा तनकीद हुई, एक जगह पे इनको खाना मतलब सर्व करना पड़ा लोगों के लिए, एक जगह के ऊपर ज़ाहिर है कि लोगों ने कहा जी मेज़े लगाकर आपने इतने बड़ी जगह को घेरा है, वरना जलसों में अमूमन ये नहीं होता। तो उसके ऊपर भी देखा ये गया कि बजाय इसके कि लोगों के अंदर कहते हैं ना कि रिदम बनता, तनकीद ज़्यादा हो रही थी। तो मेरे ख्याल में उस तनकीद से बचने के लिए, और अच्छा फिर एक और बात है कि थकन का क्या मतलब है, जब आप मुख्तलिफ जोन में कर रहे हैं तो लोगों को थकना तो नहीं चाहिए। जो सियासी कारकुन होता है वो तो दबा के जलसे भी करता है, रोज जुलूस भी निकालता है। तो मुझे हैरत हुई इस बात पर। तो मेरे ख्याल में इनके लग रहा है कि इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ये जो जलसा होगा 21 का, जब भी वो आएंगे तो उसका मुआवजा 2 बड़े मेरे ख्याल में तारीखी वो हैं, एक इज्तिमात हैं जिनसे किया जा सकता है। एक तो जब बेनज़ीर साहिबा आई थी 1986 में अपनी जिला वतनी खत्म करके, और लाहौर ही आई थी वो, और लाहौर में शैला ज़्यादा अच्छी उसके ऊपर रोशनी डालेंगी कि उसमें जितना अवाम का एक जंबे गफीर था वो लोगों को मतलब है याद है, उस जमाने के नौजवानों को याद है, और जो उस वक्त नौजवान हुआ करते थे आज बुजुर्ग हो गए उनको याद है। वो बहुत बड़ा एक क्राउड था। फिर पीटीआई ने उसी जगह के ऊपर बड़े तारीखी किस्म के इज्तिमात किए हैं। तो क्या नून लीग उनको पीछे छोड़ती है? तो ये जाहिर है कि कहते हैं जिजवान जी कितने बहाल हैं वो आपको सामने आ जाएंगे। फिर तीसरा इनका दावा बड़ा अजीब व गरीब है कि जो आप सवाल कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि क्या बात है, क्या यकीन दहानी है कि जी इनके ऊपर केसेस जो हैं गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि जमानत मिला करती है कि जब आपको किसी कोई मतलब है कि आपको सजा ना हुई हो, किसी को कोई आप पे मुकदमा हुआ तो आप जमानत ले लेते हैं, कब्ल गिरफ्तारी ले लेते हैं। यहाँ पर तो वो कन्विक्टेड हैं यानी कि सजा याफ्ता हैं, और स्कॉन्डर हैं यानी कि मफरूर हैं। तो अगर इस मुल्क में खैर अनहोनी तो होती रहती है, बाप साहब कुछ भी हो सकता है, जब जेल का दरवाजा खुल सकता है, और जो कहते हैं तारीख में कभी नहीं हुआ, किसी और कैदी के लिए नहीं हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पर यह भी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस पर मजीद सवालिया निशान उठेंगे, उस पर लोग मजीद तनकीद करेंगे, और पाकिस्तानियों को ये समझते हैं कि बहुत नादान हैं, भोले हैं, मतलब इनको जो कोई कहानी आप दे देंगे ये सुन लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। हमारी याददाश्त जो है वो गोल्ड फिश की याददाश्त है कि हमें कल की बात याद नहीं रहती, लोगों को सब याद है। लोगों को याद है कि जी ये 16 माह में क्या कारनामे अंजाम दिए, और उसका पूरा का मलबा जो गिरा है वो नून लीग पे गिरा है, क्योंकि माशी टीम इनकी होती थी। इसहाक डार साहब जो कि समझी हैं नवाज शरीफ साहब के, उनकी वो सारी वो कारकर्दगी थी, बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी थी। इफरात ज़र 40% तक गया था, उसका भुगतान हम आज तक भुगत रहे हैं, 31% है। और जो अब तो इनका बयानिया मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। अब जब ये इस मईशत की बहाली के बयानिए के साथ चलेंगे और अगर हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो एक बार फिर एक तो मुझे कहना ये कि भाई कि आपको क्रिएटिविटी तख्लीक कहीं नजर नहीं आती। यानी कि पीपल्स पार्टी का नारा था कि जमहूरियत एक जो है इंतकाम है, सबसे बड़ा इंतकाम है, तो कम अज कम ओरिजिनलिटी अपने अपने नारे में लेकर आ जाते। वहां से भी मतलब है कि उन्होंने मसरूका किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे को, थोड़ा बहुत तब्दील की, और कहा जी माशी तरक्की जो है वो इंतकाम है। तो मुझे तो हैरत होती है, विजन पे हैरत होती है। देखिए इनके पास, इन पुराने सियासतदानों के पास कोई नया ख्याल नहीं है, ये आज के किसी सदी के पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं करते। ये वो सियासतदान है कि जिनकी शेल्फ लाइफ जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये वो दवाइयाँ हैं कि जिनको मतलब है कहते हैं ना कि जब खत्म हो जाती दवाई की उम्र, तभी उम्र खत्म हो जाती है, फेंक देना चाहिए, वो है। बात यह है कि आपने जो 40 साल अपने 40 साल की सियासत में नहीं किया, अपने आलम शबाब में नहीं किया, जवानी में नहीं किया, वो पाकिस्तान को क्या देंगे जब आपकी ढलती उम्र है, आपके आज़ाद जो है वो लोग सही रिटायर करते हैं ना, जज रिटायर होता है, अब ये फौजी रिटायर होता है, की बहाली है, इसके लिए जो टीम चाहिए, रिटायर ही नहीं होता। ये सवाल कैसे, ये सवाल मैं अली साहब के सामने भी रखूंगा, लेकिन भरोसा है लोगों पे। जी पहले आमिर साहब, पहले ये आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि जो मुआशी टीम है नून लीग की, जो कि अभी 16 माह काम करती रही है, तो वही मुआशी टीम आगे। जी शैला साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, बस ही मैं एक ज़रा आमिर साहब के सामने उनका एक जुमला ले लूँ आमिर साहब से। जी आमिर साहब, तो ये अब मुआशी टीम तो वही काम करेगी, वही इसहाक डार साहब होंगे या मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, इस वक्त खैर उनके तो बहुत कम ही चांसेस लग रहे हैं। तो ये क्या तब्दीली ले आएंगे जो वो 16 माह में नहीं ला सके हैं, क्योंकि वही कंटिन्यूटी होगी, वही टीम काम करेगी नून लीग की, थिंक टैंक तो वही है। बात थी कि एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं होंगे, ये तो मतलब शायद की बात नहीं, यकीनी बात है कि मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं होंगे, क्योंकि जब समधी साहब होंगे और जो नवाज शरीफ साहब का अंदाज है
कि अपने जो करीब करीब के रिश्तेदार हैं, जो उनके बहुत ही किचन कैबिनेट है, उनके जरिए चलाते हैं, तो मिफ्ता नहीं होंगे उसमें, ये बात आप यकीनी रख लें। फिर दूसरी बात मैं एक जुमले में वजाहत कर दूं कि जो लोग अपना नारा ओरिजिनल नहीं दे सकते, अपना नारा जो आप बता रहे हैं ना कि मईशत सबसे बड़ा इस्तकाम है, मईशत की बहाली, वो मईशत को क्या बहाल करेंगे? क्या विजन है इनके पास? आना चाहिए ना, क्या करेंगे? क्या बैग एंड बोरो करने के अलावा ये समझते हैं कि अभी मिडल ईस्ट जा रहे हैं, फलस्तीन के लिए अभी तक नून लीग ने एक जुमला नहीं किया। अभी इनके जलसे हुए इनकी जो एयर टू द थ्रोन है मरियम साहिबा, उन्होंने एक जुमला नहीं कहा उस तकरीर में, ठीक है ना। अच्छा, उनके पास कोई विजन नहीं है देने को, आप बताएं ना। अच्छा, अभी जा रहे हैं, मतलब अरब दुनिया का दौरा करते हुए आएंगे, वहाँ इस वक्त जो है लोग फलस्तीन में उलझे हुए हैं। आपके ख्याल में कि लोग जो हैं, मतलब जो शहजादे हैं वहाँ के और जो वहाँ के हुक्मरान हैं, वो सूरत देखकर कहेंगे कि जी आपको इतने बिलियन हम दे देंगे, हो सकता है थोड़े बहुत मिल जाए पैसे, लेकिन उनको भी पता है, मासूम नहीं है कि अवाम और इन हुक्मरानों के दरमियान एक बहुत बड़ा वाज़ेह ब्रेक से पहले मैं जरा ब्रेक से पहले अली गौर साहब और ज़रा शैला रज़ा साहिबा से भी इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। तो अली गौर साहब, ये अब ये जो मईशत बहाल करनी है, ये कौन करेगा और कैसे करेगा? ये अब चूँकि ये मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं, नारा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे से मिलता जुलता है। ये एहतसाब से मईशत की बहाली तक का सफ़र कैसे तय किया आपने चंद दिनों में? देखिए, बात ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि कुछ लोग तजियाकारी के नाम के ऊपर वो एक्चुअली तजियाकार से ज़्यादा बुग़्ज़ नवाज शरीफ में या किसी भी सियासतदान के बुग़्ज़ में आग मुंह से ज़्यादा निकालते हैं और अपने कद से बड़ी बातें करते हैं। उन सियासी बोनों के लिए, उन सियासी तजियाकारों, जो बोने तजियाकार हैं, उनके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि 13 से लेकर 18 तक भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, जब मुल्क में दहशतगर्दी थी, और उस वक्त भी उन बौने तजियाकारों को की नजर इस पर नहीं पड़ी थी कि उन 5 अली गौर साहब देखिए, ये जो हर एक की अपनी अपनी राय होती है, हर एक अपनी राय रखता है, वो कोई सियासतदान हो, कोई मैं भी अपनी राय दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं उन बौनों का नाम ले रहा हूँ जो एक खास तरफ टिल्ट रखते हैं और वो आग निकालते हैं मुंह के साथ, क्योंकि उनके दिल में हसद भरा होता है, उनके वो बेचारे, उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो मतलब है कि टीवी पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने कद से बड़ी बातें करते हैं, हालांकि एक्चुअली वो मतलब है कि उनकी तवज्जो लिफाफों की तरफ ज्यादा होती है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल 13 से 18 में थी, वो कारकर्दगी भी हमारी आवाम के सामने, किस तरह से पाकिस्तान को बहरानों से निकाला, किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया, किस तरह से चीनी को 40 रुपए किलो पर रखा, किस तरह से डॉलर के रेट को कंट्रोल रखा, किस तरह से पाकिस्तान की तारीखियों का खात्मा किया, किस तरह से खाने पीने की अशिया, हत्ता के महंगाई की जो शरह थी वो 4% तक रही थी। उसके बाद एक आदमी जिसका वो अपने तजज़िये में तज़किरा ही नहीं करते, जिसने RTS सिस्टम के जरिए वोट चोरी करके पाकिस्तान की मईशत और सियासत का भुरकस निकाल दिया, जिसने 9 मई जैसे वाकयात करके पाकिस्तान को जो कि आज तक दहशतगर्द ने नहीं किए, उसका वो जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी जबान के ऊपर ताले लगते हैं, वहां पर उनकी जबान के ऊपर लिफाफा चलता है, इसलिए वो उसका तज़किरा नहीं करते। तो अली गौर साहब नहीं, अली गौर साहब देखें, अगर स्पेसिफिक सवाल किसी से किया जाएगा तो वो उसका स्पेसिफिक ही जवाब देगा ना। अगर मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक, उनकी वापसी से मुतालिक किसी से सवाल किया जा रहा है, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं, वो इररिलेवेंट बातों को क्यों उसमें इंक्लूड करेगा? पाकिस्तान का चैलेंज जो है वो मईशत है, आज पाकिस्तान का चैलेंज महंगाई है, जिसका बेड़ा गर्क जो है वो चेयरमैन PTI ने किया, और जिस तरह से अगर वो वोट चोरी करके ना आता, अगर उसको पाकिस्तान पर मुसल्लत ना किया जाता, वो तो जाते हुए खुद कह कर गया था कि मैं तो माइंस बिछा के जा रहा हूँ। जाहिर है उन माइंस का सफाया करने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड। चलें, इसका अब हल किसके पास है? ये जो सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है, ये बुनियादी मसला तो आपने बता दिया है, अब इसका हल आपके पास क्या है, पीपल्स पार्टी के पास क्या है? मौका दीजिएगा, छोड़ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर शैला रज़ा साहिबा से इस पर उनका तफसीली मौक़िफ़ भी जानेंगे, आमिर जिया साहब की तरफ भी जाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। शैला रज़ा साहब, अली गौर बलूच साहब, आमिर जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहब, वक्त ज़ाय किए बगैर आपकी तरफ मैं सवाल लेकर आता हूँ कि अब नून लीग अवाम में जा रही है, वो अपनी कारकर्दगी बता रही है जी 2013 से 2018 की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाकर क्या 2008 से 13 वाली कारकर्दगी बताएगी? जो 16 माह PDM के थे, आखिर ये कहाँ गए जिसमें अवाम महंगाई तले पिस गई, एक आम आदमी की ज़िंदगी इसमें मुश्किल हो गई? ये इस 16 माह का बार और मलबा कौन उठाएगा?
अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहती हूँ कि देखिए, आवाम के सामने जाते हैं हम और इलेक्शन में और आवाम हमें इलेक्ट करते हैं, तो ये आवाम डिसाइड करेंगे कि हमें उन्हें लाना है या नहीं, उन्होंने हमें रिटायर करना है या नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि सब जानते हैं कि जब हमने 2008 में बीबी की शहादत के बाद, 2008 के बाद जब हमने हुकूमत ली है, तो सारा जो दहशतगर्दी के नाम पे जो फ़ंड था और सब कुछ था, ख़जाना खाली था, वो फ़ंड भी जेबों में जा चुका था। हमने IMF से बड़ी नरम शराइत पे कर्ज़ा लिया और सबसे कम कर्ज़ा लिया, और ये बात PTI के वज़ीर ख़जाना ने भी कही, और उनके लिए उन्होंने बल्कि ये कहा था कि PTI की तो कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, हर थोड़े दिन बाद जो है वो एक नया तजर्बा करते थे। हमारे ज़माने में ज़राई एक्सपोर्ट बढ़ी। हमने ऑपरेशन राह रास्त किया। जब हम आए थे तो कहा जा रहा था कि 20 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर तालिबान हैं। हमने ऑपरेशन राह रास्त किया। सवात में हमारा, मालाकंड में कह सकते हैं, मालाकंड में झंडा लहराया। हमने मुल्ला सूफ़ी मोहम्मद के चेहरे को बेनकाब किया। बड़े पैमाने पे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई और लोग मुतमईन हुए। एक दहशतगर्दों के चेहरे को लोगों ने पहचाना। हमने शमसी बेस खाली कराया। हमने सलाला के ऊपर जो है वो अपने मुल्क की खुददारी को रखा। हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा नौकरियां दी गई। हमने सिंगापुर से गवादर लेकर चाइना को दिया। सी पैक हमारे दौर में हुआ। ज़राई एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुई। और फिर उसके बाद जो जरदारी साहब ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और चाइना के साथ ज़ाहिर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड मीटिंग्स की, तो वो बिजली जो पैदा हुई हमारी हुकूमत के बाद, वो 3 साल जब तक आप कोई वो ना लगाएं प्रोजेक्ट, वो 3 साल में बिजली प्रोड्यूस करता है। तो जो एग्जीक्यूशन है सी पैक की, वो दूसरे नून लीग के दौर में हुई। बिजली प्रोडक्शन जो है स्टार्ट इनके दौर में हुई। हमने कारखाने लगाए और हम अभी भी ये समझते हैं कि जिस तरह से सी पैक पे काम होना चाहिए था, उसके राइट लेफ्ट बैंक पे वो नहीं हुआ। तो हमारे पास अपना प्रोग्राम है, हमारे पास अपनी सिंध की कारकर्दगी है, हमारा सिंध में अपना बिजली घर है, हमारी अपनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन है। हमने बग़ैर वफाक की मदद से थर में बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड पे दे रहे हैं, जिससे फैसलाबाद के कारखाने चल रहे हैं। हमारा अपना सेहत का सिस्टम है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम है। हमारे यहाँ बदतरीन, हमारे यहाँ आखिरी बात पूरी कर लूँ, आखिरी बात पूरी कर लूँ। बदतरीन क्लाइमेट चेंजेस के इफ़ेक्ट सिंध पे हुए, हमने पूरी दुनिया से मनवाया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो 21 लाख हम घर बना के देंगे। और ये जो हमारी चीख पुकार है वो यही है कि सिंध में बदतरीन इफ़ेक्ट हुआ था क्लाइमेट चेंज का। हमारे बजटेड जो अमाउंट है उसको रोक के आप हमारे साथ नहीं, सिंध के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। हम जो शोर मचा रहे हैं वो यही मचा रहे हैं कि जब हम एक पहले कोविड रहा और उसके बाद ये क्लाइमेट चेंज, तो ये जॉब्स वगैरह जो हम मेरिट पे दे रहे थे, जिनके बाकायदा कोर्ट ने कहा था कि इस तरह करके एग्ज़ाम लेके दे थर्ड पार्टी से, जब वो देने का वक्त आया तो MQM कोर्ट में गई और आपने उस सिस्टम को भी रोक दिया। तो हम अपने, हमारे पास हमारी कारकर्दगी है और आज भी हम समझते हैं कि पुरअमन और माशी मुस्तहकम पाकिस्तान ही हमारा सबसे बड़ा जो है इस वक्त वो गोल होना चाहिए। सही, ठीक है। तो आमिर रज़ा साहब, ये जो 2008 से 2013 तक की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अभी शैला रज़ा साहिबा ने बताई, अली गौर बलूच साहब ने 2013 से 18 तक नून लीग की कारकर्दगी बताई। अब जब इन दोनों ने मिलकर हुकूमत की है, ये पिछले 16 अप्रैल 2022 से और ये 9 अगस्त 2023 तक, तो ये वो झलक हमें जो ये परफॉर्मेंसेस बता रहे हैं क्यों नहीं नज़र आ रही? अच्छा चलें, आप बता दें पहले, फिर मैं आमिर साहब की तरफ चले जाता हूँ। बस जल्दी से बता दीजिएगा, 20 से 30 सेकंड। हाँ, आमिर ख्याल करेगा, हमने एक साथ वक्त गुजारा है। देखिए, ये 16 महीने की जो कारकर्दगी है, इस पे सीधी बात ये है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक टारगेट था कि वो सियासी जमातें जिनको दुनिया समझती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने
जो है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को चैलेंजेस दरपेश थे। IMF से माहिदा नहीं, IMF से माहिदा करके मुकर गए थे, यू टर्न ले लिया था। दोस्त ममालिक भी ये देख रहे थे कि IMF से बात करते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम की लेवी पे माहिदा ये हुआ था कि 4 से उसको 50 और देन 60 तक लाना है, और फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में जो माहिदे हुए थे उन पे सब्सिडी नहीं देनी है। लेकिन ये इमरान साहब ने किया, जैसे मैंने पहले ही शौकत तरीन का बताया कि कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। फिर उनके लोगों ने खुद कहा कि हमें पता था हमें हमारी हुकूमत जाने वाली है, मईशत पे जो है बारूदी सुरंगें बिछा गए। तो आप तो क्रेडिबिलिटी आपकी दुनिया को मसला था, हमने तो पूरे 16 महीने में उनके किए हुए माहिदे ही तो सीधा किया है। किसी हद तक आपका पॉइंट तो आ गया। अब जरा मैं चाह रहा हूं कि ब्रेक से पहले आमिर साहब और पूरी दुनिया में जो जंग, थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मतलब पूरी दुनिया में जो एक जंग की सूरत हाल रही उसके उधर भी और अब जो उससे भी, लेकिन अभी जो एक तब्दीली आ रही है कि डॉलर को कंट्रोल और महंगाई और ये सब, इसमें पूरी दुनिया के भी मामलात के असर हैं। तो ये भी ठीक है। शैला साहब बस काइंडली थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा, जरा मैं आमिर साहब की तरफ भी जाऊं, फिर मुझे बलोच साहब की तरफ भी जाऊं। जी आमिर साहब, इस पर आपका रिस्पॉन्स, ये वो झलक हमें जो इनकी 5-5 साल में नजर आई थी, तो ये एक साथ क्यों नजर नहीं आई PDM की हुकूमत में? अच्छा, मैं ज़ाहिर है कि 2 बड़ी सियासी जमातों ने मिलकर हुकूमत की अपने और इत्तेहादियों के साथ, उस पर मैं भी कमेंट करता हूँ। वक्त हुआ वो अली गौहर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और बहुत मतलब है, मुझे पसंद है, बड़ी शाइस्तगी से बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर मुझे इजाजत दें उनकी जवाब देने की 2-3 बातों को। पहली बात भी कि जब दलील कमजोर होती है ना, फिर आप नेम कॉलिंग शुरू कर देते हैं। मेरा कोई जाती परखाश नहीं है, जाहिर है कि मेरी किसी ने भैंस नहीं चुराई या मेरे कोई जाती नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं, मैं आप मुझे कोड ना करें। मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी ही बात करूं। मेरा नाम लेकर कोड मत करें। सरकार मैं भी अपनी ही बात कर रहा हूं। मैं सहाफियों की बात कर रहा हूं, मैं उन सहाफियों की बात करूं जिनको आपने बोला। आपकी तरफ आता हूं, फिर अपने बोना क्या है, फर्क नहीं पड़ता हमें। मुझे बात मौका तो दीजिए काइंडली। अली भाई एक एक करके बात होगी ना। अली साहब ये देखिए 2 या 3 लोग एक साथ बात करेंगे तो किसी की बात नहीं जा सकती। मैंने इनका नाम लेके कोर्ट ही नहीं किया, तो ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है कि मेरा उन आपके सवाल का पहले मैंने का जवाब देना है। आपने बड़ी शाइस्ता अंदाज से गुफ्तगू की है। हजूरे वाला जवाब दीजिएगा, सुन तो लें, बात तो सुन लीजिएगा। आप नहीं, आपने कहा है कि मैं पहले अली गौर की बात का जवाब दूंगा। मैंने तो आपने मेरा नाम नहीं लिया, आर्गुमेंट दिया। कोई तौहीन आमेज बात नहीं कर रहा, मैं दलील से बात कर रहा हूँ। बात सुने, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। 1-2 मिनट मुझे, आप खुश होके जाएंगे, आप खुश होके जाएंगे। लोग होते हैं जिन्होंने मरियम, जिन्होंने कलसूम नवाज साहबा की बीमारी पे भी तमस्कर उड़ाया था। अच्छा, बात सुने अली गौहर साहब, आप पता नहीं क्या बात है, आप बात करने दें तो प्रोग्राम होने दें। अगर आपको ही बोलना है तो आप बोलिए। अली साहब रुकिए तो, अली साहब जरा, अली साहब चंद सेकंड रुकिए, जरा 30 सेकंड, आप 30 सेकंड तामुल से सुनिए आमिर साहब क्या कह रहे हैं, आपकी समझ आ जाएगा। मतलब है कि हसद है, बुग़्ज़ है, आपको कितनी तकलीफ है, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया। शाउटिंग मैच तो नहीं हो सकता। मेरा नाम ले, अली गौर साहब रिक्वेस्ट है पूरा करने दे भाई, मैं आपको स्टोरी कह रहा हूं, पर कमेंट कर रहे हैं। जवाब दूंगा ना आपको। अली साहब रुकिए तो सुनेंगे तो आप आमिर साहब समझा सकेंगे। जी अली गौर साहब, अगर आप हुजूर वाला बात तो सुने ना भाई, आप मतलब बात सुनेंगे नहीं, आप बात करने से पता चल जाए आमिर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। आपने साथियों को बोना कहा, आपने लिफाफा कहा, हम चुप रहे क्यों है? बेशक मुझे सारे नहीं, तो जो भी है तुम्हें उनका जवाब दूंगा ना। मैं साहबी हूँ, मैं साहबियों के साथ खड़ा हूँ, मैं साहबियों के साथ हूँ और साहबियों का जवाब दूंगा। और मैं कहूँगा जवाब की दलील कमजोर होती है तो आप कहते हैं कि जनाब दूसरे ने लिफाफा लिया, उनका बुग़्ज़ सामने आ जाता है। अली साहब उनके अंदर कितनी याद है, ये कोई तरीका नहीं होता। अगर आप लोगों ने ये समझा कि आप लोग वक्त पूरा हो जाएगा, हमारी आवाज दबा देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, आपकी दबेगी, आप बिल्कुल यही आप दबेंगे, आप बात नहीं सुन रहे, आप बात ही नहीं सुन रहे, आप बात ही नहीं सुन रहे, आप बात सुने, आपकी दलील कमजोर है, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बोलता हूँ आपसे, अब मैं बोलता हूँ क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं। मैंने बात तो सुन लीजिए, आपको आपकी बारी पे मैं मौका देता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। आप रुकिए तो अली बार आपने समझा कि उन्हीं के कारकुन है कि हम मुकाबले के काम करेंगे, खाने की उसके जाएंगे, आप वो खाना देंगे तो जलसे में आएंगे। क्या बात कर रहे हैं आपका एक नाम है, आप जो मर्जी करते हैं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। चले दोनों अली गौर बलोच साहब जरा थोड़ा तामुल का मुजाहरा करें। ये ना आमिर साहब का आर्गुमेंट आ सका, ना उनका कमेंट आ सका। अब ना आपके पास
मैं आ सकता हूँ ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, जरा रुकिएगा। अली गौर बलोच साहब जरा रुके हैं, चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जिया साहब। अली गौर बलोच साहब, शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और दायरे के तहम्मुल से बात कहने और सुनने का हौसला नहीं होगा तो फिर किस तरह से बात को समझाया जा सकेगा। एक ब्रेक छोटा सा यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर खालिद अल क़ुदूमी जो कि तर्जुमान है हमास के, हमारे साथ मौजूद होंगे। और इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल की जानिब से वहाँ किया जा रहा है फ़लस्तीन में और गज़ा में, कितने लोग शहीद हो चुके हैं, कितने ज़ख्मी हैं, क्या वहाँ एक्चुअल सूरत हाल है, उन्हीं की ज़बानी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, गज़ा पर इसराइली मज़ालिम में इजाफा होता जा रहा है, शोधा की तादाद वहाँ पर बढ़ती जा रही है और अब तो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर सप्लाई ब्लॉकेज हो चुकी है, वहाँ पर खाने पीने की अशिया नहीं पहुँच पा रही हैं और इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले रहा है। वहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन है क्या, इस वक्त किस तरह से वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तान लिखी जा रही है, और फिर इस पर मुस्लिम दुनिया और जो एक दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या स्टांस ले रहे हैं। हमास जो कि एक बड़ी अहम तंजीम है, उसकी जानिब से क्या उसका मौक़िफ़ है और वो इस पूरी सिचुएशन को इस वक्त क्या देख रहे हैं, वो क्या बैकफुट पर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। इस पूरी सिचुएशन पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर खालिद अल क़ुदूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया जो कि तर्जुमान है हमास के। डॉक्टर खालिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग क्या हैं? हाउ आर यू सर? It's been almost 4 days now. What's happening there? Can you share me please the actual situation right now? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उर्दू में बोलना अगर इजाज़त दीजिए, उर्दू में बोलेंगे या इंग्लिश में? सर बिल्कुल आप उर्दू में, अगर आप कन्वीनियंट फील कर लें तो आप उर्दू में बात कीजिए ज़रूर। हाँ जी, मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ और भाई और बहन के साथ इनकी ज़बान में बोलने का कोशिश करूँगा। देखिए कि 7 तारीख, जिस तरह आपने अच्छे तरीके से फरमाया है, एक नई दास्तान लिखा जाएगा। वाक़यान हकीकत ये है कि आज हमारा मुजाहिदीन ने एक सेंचुरी के करीब से कि सब्र और तहम्मुल और हौसले के साथ इस जराइम को, इस क्राइम को जो इजराइली दरिंदे ने किया है हमारे अवाम के खिलाफ, हमारे बच्चों को शहीद किया है, हमारे ख़वातीन को गिरफ्तार कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि 4000 के करीब हमारा प्रिजनर्स है, जिसमें सैकड़ों की तादाद है कि हमारे बच्चे हैं जो 12 साल के अंदर है और 18 साल के अंदर, और हमारे ख़वातीन भी है उन दरिंदों के पास है। हमने दुनिया को इतनी दफ़ा की डिप्लोमेसी के थ्रू से, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू से, हमारा कुछ अहबाब दोस्त इन्होंने कहा कि चले हम कोई पीस प्रोसेस भी चला ले जिसके नाम है ओस्लो अकॉर्ड है और पता नहीं क्या क्या नाम है, फिर भी इसका कोई नतीजा नहीं हुआ सिवाय और ज़ालत है, सिवाय कि फ़लस्तीन अभी फ़लस्तीन का मसला जो है ना फरामोशी की तरफ जा चुका है। आप खुद देख रहे हैं कि जी अभी ये मौजूदा फैनेटिक राइटिस्ट गवर्नमेंट जो इजरायली रजीम के अंदर है, जैसा नेतन्याहू है, जैसा इब्न गफीर इनका सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वो मस्जिद अल अक्सा के अंदर अपने जाती पर्सनल पिस्टल के साथ जाते हैं। वहाँ अल कुद्स में जो चर्च है उसको भी तौहीन करते हैं। वो जाते हैं कि हमारा जो प्रिजनर्स हैं उनके कमरे में जाकर उनको स्ट्रिप भी करते हैं, कैमरे के साथ है। आखिरी इंटरव्यू इस मिनिस्टर ने जो दिया है वो कह रहा है कि फ़लस्तीनियों का कोई हक नहीं है जिंदगी का, इजराइलियों का हक है जिंदगी का। यानी उसका मतलब है हमारा खिलाफ है, हमें मारने का कोशिश कर रहे हैं, अवाम को मारने का कोशिश कर रहे हैं। तो तहम्मुल और पेशेंस का इंतहा हो गया हमारा तरफ से। लिजा कि ये तूफान अल अक्सा, अल अक्सा के परचम के नाम पे, अल अक्सा के नाम पर, हमारा होली श्राइन्स के नाम पर, हमारे बहनों के नाम पर, हमारे बच्चों के नाम पर इस जिद्दोजहद का दोबारा शुरू किया,
डिफेंसिव स्टेट में है। आपको पता है कि ये जो इजरायली सेटलमेंट्स है, ये ऑक्यूपेशन का एक हिस्सा है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, इसीलिए कि हमारा मुजाहिदीन 50 लोकेशन के अंदर 7 तारीख से वहां के लड़ रहे हैं कि इजराइल का सामने के स्टेडफास्ट भी कर रहे हैं। अभी 2 घंटा पहले मैदान से जो खबर है, फार साइड गज़े के नेबरहुड में एक सेटलमेंट है, वहां हमारा मुजाहिदीन अभी भी क्लैश आर्म में इजरायली आर्म के सामना कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ अभी सैकड़ों की तादाद इजरायली सोल्जर्स के प्रिजनर्स के तौर पे है। ये इजरायली सफीर जो यूनाइटेड नेशन में है, अरदान इसके नाम है। डॉक्टर साहब काइंडली थोड़े से जो एक्चुअल फिगर्स हैं ज़रा वो भी अगर आप शेयर कर सकें कि कितनी शहादतें हो चुकी हैं इस पिछले 3 से 4 रोज़ में फ़लस्तीनियों की, उसमें कितनी ख़वातीन, कितनी औरतें, कितने बच्चे शामिल हैं, और कितने जंगी कैदी आप लोगों ने बना लिए हैं, कितने इसराइली आपके कब्ज़े में और कितने आपके लोग उनकी तरफ चले गए, उनके कब्ज़े में इस वक्त मौजूद हैं? अभी हमारा तरफ से इनके कब्जा में कोई नहीं है, सिवाय 4000 कैदी है जो सालों से इजरायली प्रेजेंट में। इस मौजूदा जंग में शहादतें हैं, कुर्बानियां हैं, मगर इजराइल का भी नुकसान है, और वो मैं आपको बताता चलो। अगर आप ऑफिशियल फिगर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ऐसे प्रिसाइज नहीं है, लेकिन जो इजरायली स्टेटमेंट्स है और हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट्स है फ़लस्तीन में, उनको मैं आपको बताता चलूं। एक वो इनका जो इजरायली सफीर है यूनाइटेड नेशन में, कल एक इंटरव्यू में कि इन्होंने कहा कि तहरीक मुज़ाहमत के हाथ में तकरीबन 100 से लेकर 150 इजरायली सोल्जर्स प्रिजनर्स की सूरत में आया हुआ है। हालांकि ऑफिशियल जराये से कोई तकरीबन 750 इजरायली हैं, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री लापता है, यानी उसका कोई खबर नहीं, कोई राब्ता नहीं है। और वो डेथ टोल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लापता की बात कर रहे हैं कि तहरीक मुज़ाहमत के हाथ में जो किलिंग टोल है इजरायली सोल्जर्स हैं कि जराये से 600 से जायद इजरायली सोल्जर्स हलाकत में पहुंच चुका है और 2600 से जायद जख्मी हो चुका है, इनके हॉस्पिटल्स में पहुंच चुके हैं। हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल 10 बजे रात को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे ऐलान कर दिया है, हमारा तकरीबन कोई 700 शहीद हुए थे, जिनमें से 140 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और 105 औरतें हैं। आप खुद देखें, ये नेतन्याहू, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट रजीम है, अनफॉर्चुनेटली सिवाय मासूमों को और बच्चों को और सिविलियन टारगेट है, कोई और टारगेट नहीं कर सके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर खालिद साहब, ये जो इस वक्त ये जो इसराइल की बर्बरियत है, जुल्म है, ये तो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, लेकिन इस पर जो मुस्लिम वर्ल्ड का खासतौर पर जो बड़ी मुस्लिम ताकत है, उनका जो स्टांस है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या उन्हें कुछ मजीद करना चाहिए? हमने अभी देखा कि नेतन्याहू और महमूद अब्बास दोनों को फ़ोन किया टर्किश प्रेसिडेंट ने, और उन्होंने ये बात की कि वो सीज़ फायर चाहते हैं और हर तरह का ताउन वो करने को तैयार हैं। फिर सऊदी वली अहद, उनका भी इस वक्त एक बयान सामने आया, वो भी फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। तो ये वर्बली तो इज़हार यकजहती हो रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिकल आप लोगों की डिमांड्स कुछ मजीद हैं इन लोगों से? देखिए, अवाम का जो है ना, पूरे इस्लामी दुनिया, हत्ता के इवन फ्रीडम वॉइसेस, रैशनल वॉइसेस मगरिबी ममालिक है, अवाम की सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन का साथ है। अभी भी इजरायली नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता। ये जो एक्सप्लॉयटेशन को इजराइल दुनिया को ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा है, अब इसको कोई इसके नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है। हमें अफसोस होता है कि कुछ अरब और मुसलमान ऑफिशियल स्टैंड पर है कि बहुत ज़ईफ और बहुत कमज़ोर है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ एक तब्दीली आ चुकी है। यानी अभी आप देख लें, कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, बहुत ही सॉलिड है, इजराइल को जिम्मेदार समझते हैं कि इस वक़ाये पर है।
आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, इन्होंने कहा कि जी हम हमास और फ़लस्तीनियों का साथ है, चूँकि खुद देख रहे हैं कि जी ये बर्बरियत उरूज पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन ना मुसलमान है ना अरब है, वो कहता है अगर मेरे बस की बात हो तो मैं हमास के फाइटर्स को सपोर्ट करते हैं जैसा अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करते हैं। ये तब्दीली आ चुका है, लेकिन कल जाकर अरब लीग का इजलास हो रहा है, आया है कि जी अमेरिका के दबाव में आ जाएंगे। अमेरिका ने, आप खुद देख रहे हैं, हमें उम्मीद है इन अरब ममालिक से है कि जैसा सऊदी अरेबिया है, जैसा दूसरा मुस्लिम भाई है, ऐसा के मौका, जो सुनहरी मौका के इस मुजाहिदीन ने, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने उम्मत को गिफ्ट दिया है कि ये जो सुपर पावर जिसको कहलाते हैं, डिफीटेड आर्मी जिसको इसराइल कहलाते हैं, आज वो इसके इज्जत खाक में, मिट्टी में मिलाया है मुजाहिदीन ने। एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम आपका आर्मी नहीं चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ का आपका स्टैंड मजबूत होना चाहिए, बॉर्डर्स को खोलना चाहिए। अवाम और जवान हमारे के अरब और मुस्लिम ममालिक का जिसकी जज्बा बुलंद है, उनको जाने की इजाजत देना चाहिए है। और डॉक्टर साहब, ये जो बिजली मुनक़ता की गई थी, पावर कट कर दिया गया था, सप्लाई ब्लॉकेज हो गई थी, अब वहाँ पर खुराक नहीं पहुँच पा रही है, तो ये सिचुएशन अभी भी उसी तरह से बरकरार है? देखिए, आप ये समझ लें कहीं सालों से इस मुहासरा की वजह से ना बिजली हमारे पास है, ना पानी पीना। हमारा पानी पीना का वो समंदर का पानी है, नमकीन वाला पानी पीते गज़े में। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह के हमास को के ज़राए ऐसे के वगैरह के वहाँ का ज़िंदगी को बेहतर बनाने का कोशिश किया है, लेकिन मुहासरा की वजह से और इन जंगों की वजह से जिंदगी और बदतर हो गया। अब लाइट नहीं है, उधर है मेडिकल सपोर्ट है ही नहीं है, शेल्फ के ऊपर के बिल्कुल पेनाडोल भी नहीं नजर आता है, ना कि एस्प्रिन नजर आते हैं, ना कोई के शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई है। जैसा कि ये सारी चीजें आपके जरिए से, आपके टेलीविजन के जरिए से दुनिया से अपील करते हैं। आपके मुस्लिम भाई है, आपके फलस्तीन के जो भाई और बहन है, आपके जरूरत है कि आप जिस तरीके से अपने लोगों के लिए, अपना फैमिली के लिए एक दवाई की सपोर्ट, एक खाने की सपोर्ट, उसकी हिस्सा में से 1/4 को दिया जाए और जितना आपका तवानाई किया जाए। हम इज्जत की तलब में है, हमें कोई लग्जरी की तलब नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मैसेज बिल्कुल ये पूरी दुनिया को चला गया, पूरा पाकिस्तान और दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे चैनल देखा जाता है वहाँ आपको लोगों ने सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद अल क़दूमी साहब मौजूद थे और आंखों देखा हाल उन्होंने इस वक्त बयान कर दिया है गज़ा और फ़लस्तीन का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।